नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पे। दोस्तों, आज हम लोग लूसेंट सामान्य विज्ञान का लेक्चर नंबर 33 देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसमें आज हम लोग ध्वनि का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें हम लोग ध्वनि की चाल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हम लोग ध्वनि को 7 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, जिसका आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि एनटीपीसी और ग्रुप डी 15 दिसंबर से होने वाला है और बीएसएससी का संभावित तिथि 18 अक्टूबर को दे दिया गया है। बीएसएससी में आपके लिए 25 क्वेश्चंस साइंस से रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, और एनटीपीसी और ग्रुप डी में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस साइंस के आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे एनटीपीसी और ग्रुप डी का, तो आपको पता चल जाएगा कि साइंस से कितने क्वेश्चन आते हैं और साइंस का वेटेज कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लूसेंट सामान्य विज्ञान यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अच्छे तरीके से कवर कराने वाला हूं, जिससे आपके आगामी सभी एग्जाम में बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का सेशन। और दोस्तों, आज के सेशन में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, ध्वनि की चाल यानी स्पीड ऑफ साउंड, इसको हम लोग आज बहुत ही विस्तार से देखेंगे। अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो जितने भी साउंड का जो चाल यानी ध्वनि की चाल से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आपको सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो देखते हैं ध्वनि की चाल क्या है। तो दोस्तों, ध्वनि की चाल जो है सो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। यानी अगर कोई माध्यम ठोस है तो उसमें ध्वनि की चाल अलग होगी, द्रव है तो उसमें ध्वनि की चाल अलग होगी, और दोस्तों अगर माध्यम गैस है तो उसमें ध्वनि की चाल अलग होगी। और दोस्तों, सभी माध्यम में जो ध्वनि की चाल अलग अलग होती है वह किस पर डिपेंड करता है, वह किस पर निर्भर करता है, माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग क्यों होती है। ठीक है दोस्तों, तो किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता, अब दोस्तों एक नया वर्ड आ गया प्रत्यास्थता। अगर आपको प्रत्यास्थता के बारे में पता नहीं है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के प्रत्यास्था चैप्टर देख सकते हैं, उसमें मैंने प्रत्यास्था को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो इसमें कह रहा है कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता, जिसको कि हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, तथा घनत्व पर निर्भर करती है। यानी किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता और माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। सर्वप्रथम न्यूटन ने सैद्धांतिक गणना के द्वारा यह सिद्ध किया कि किसी माध्यम का प्रत्यास्था गुणांक E हो तथा घनत्व D हो तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। ठीक है दोस्तों, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था V बराबर जो ध्वनि की चाल है V बराबर √E/D, यानी V बराबर जो है √E/D, यानी ये है E क्या है, यहाँ पर प्रत्यास्था गुणांक है, और D क्या है, घनत्व है। यानी प्रत्यास्था गुणांक के समानुपाती होता है V और घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है V। यानी इसका मतलब हो गया कि अगर किसी माध्यम का प्रत्यास्था गुणांक ज्यादा हो तो उसमें ध्वनि की चाल ज्यादा होगी, और प्रत्यास्था गुणांक कम हो तो ध्वनि की चाल कम होगी, क्योंकि दोनों समानुपाती है। और घनत्व व्युत्क्रमानुपाती है, यानी घनत्व बढ़ेगा तो चाल घटेगा और चाल घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये सब दोस्तों आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, आपको बस यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है, यहीं तक आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। और ये एक कहानी है जिसको कि आप लोग खुद से पढ़ लेना। और दोस्तों, जो फॉर्मूला जो न्यूटन ने दिया था, न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया था V बराबर E/D रूट में, यह फॉर्मूला से अगर वायु में ध्वनि की चाल हम लोग निकालते हैं तो 280 मीटर प्रति सेकेंड आता है, लेकिन वायु में ध्वनि की चाल जो होती है वो 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो दोस्तों, न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया था उसमें कुछ त्रुटियां थी, कुछ कमी, कुछ भूल हो गया था न्यूटन से। उस भूल को एक साइंटिस्ट थे लाप्लास, ठीक है दोस्तों, एक साइंटिस्ट थे लाप्लास, उन्होंने इस भूल को लाप्लास नामक वैज्ञानिक ने सुधारा। ठीक है,
इनके अनुसार हवा में जो ध्वनि की चाल होती है v बराबर लेमडा p बाई डी। ठीक है दोस्तों, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया लेमडा p बाई डी। ठीक है, तो जहां पर लेमडा का वैल्यू होता है 1.41। ठीक है, तो इससे जो ध्वनि की चाल आया वो आया था कितना, 332 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो आपको कहेगा कि ये 332 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल है, इसको सबसे पहले किसने निकाला था, तो इसको सबसे पहले निकाला था लप्लास नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है दोस्तों, और 280 मीटर प्रति सेकेंड निकाला था न्यूटन ने। ठीक है, तो यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने प्रत्यास्था चैप्टर पढ़ा है तो उसमें हमने बताया था कि ठोस का जो प्रत्यास्था गुणांक है वो सबसे ज्यादा होता है, द्रव का उससे कम होता है और गैस का प्रत्यास्था गुणांक सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों, ठोस का प्रत्यास्था सबसे ज्यादा, द्रव का उससे कम और गैस का उससे भी कम। और दोस्तों, अभी मैंने जस्ट कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि भी जो है भी रूट अंडर कितना होता है, ई बट्टा डी, जहां पर ई है प्रत्यास्था गुणांक, यानी जिसका प्रत्यास्था गुणांक ज्यादा होगा, जिस माध्यम का प्रत्यास्था गुणांक ज्यादा होगा उसमें ध्वनि की चाल ज्यादा होगी। यानी ठोस का प्रत्यास्था गुणांक सबसे ज्यादा है तो ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होगी, द्रव में ध्वनि की चाल उससे कम होगी और गैस में ध्वनि की चाल सबसे कम होगी। ठीक है दोस्तों, यही यहाँ पे कह रहा है कि गैसों के सापेक्ष द्रवों में प्रत्यास्था अधिक होती है। ठीक है, गैस के सापेक्ष द्रव में प्रत्यास्था अधिक होती है तथा ठोस में सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि द्रवों में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक तथा ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकेंड, जल में ध्वनि की चाल 1493 मीटर प्रति सेकेंड और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर ध्वनि वायु क्या है, एक गैस है, तो वायु में ध्वनि की चाल सबसे कम, उसके बाद जल में ध्वनि की चाल उससे ज्यादा और लोहे जो ठोस है उसमें सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ प्रमुख माध्यम है उसमें ध्वनि की चाल कितनी होती है उसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, कुछ माध्यम दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल होती है 260 मीटर प्रति सेकेंड, वायु में तो 332 आपको याद हो गया होगा, और भाप में कितना 405, भाप में 405 और वायु में 332। अल्कोहल में ध्वनि की चाल 1213 मीटर प्रति सेकेंड, हाइड्रोजन में 1269 मीटर प्रति सेकेंड, पारा में 1450 मीटर प्रति सेकेंड, जल में 1493 मीटर प्रति सेकेंड, समुद्री जल में 1533 मीटर प्रति सेकेंड, लोहा में 5130 मीटर प्रति सेकेंड, कांच में 5640 मीटर प्रति सेकेंड और एल्यूमिनियम में कितना 6420 मीटर प्रति सेकेंड। इसमें आपको एल्यूमिनियम इंपोर्टेंट है, लोहा इंपोर्टेंट है, आपको जल इंपोर्टेंट है, और एक है वायु, तो आपको पता ही है, वायु को याद करने की जरूरत नहीं, अल्कोहल भी इंपोर्टेंट है आपका और पारा भी इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा 6420, लोहा का 5130, जल का 1493। ठीक है, साधारण जल का 1493, लेकिन समुद्री जल का कितना होता है 1533, यानी समुद्री जल का जो है कितना ज्यादा होता है 40 ज्यादा होता है साधारण जल की तुलना में। ठीक है दोस्तों, साधारण जल की तुलना में कितना ज्यादा होता है 40 ज्यादा होता है ध्वनि की चाल। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर ध्वनि ये हवा है, ठीक है, हवा से अगर ठोस यानी कांच या कहीं भी जाए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो ध्वनि की चाल बदल जाती है और तरंगदैर्घ्य भी बदल जाती है। कहने का मतलब है कि तरंगदैर्घ्य के बदलने से ही ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। इसका मतलब हो गया कि ध्वनि की चाल जो है सो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। तरंग बदलने से, तरंगदैर्घ्य बदलने से ध्वनि की चाल बदल रही है। ठीक है दोस्तों, तरंगदैर्घ्य बदलने से ध्वनि की चाल बदल रही है लेकिन आवृत्ति नहीं बदल रही है। इसका मतलब हो गया कि ध्वनि की चाल जो है सो सिर्फ तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ध्वनि की चाल जो है सो किस पर निर्भर करती है, उसमें आपको ऑप्शन में आवृत्ति दिया रहेगा, तरंगदैर्घ्य दिया रहेगा। तो दोस्तों आप लोग इसमें किस में टिक मारेंगे,
तरंग दैर्ध्य पर टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि किसी खास माध्यम में ध्वनि की चाल पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कोई भौतिक राशि का क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम लोग अब देखते हैं। जैसे दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, ध्वनि के चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ताप समान होने पर, अगर ताप को हम नहीं बदल रहे हैं तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम ताप समान रख रहे हैं, अगर 25 डिग्री सी टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पर अगर हम दाब बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी ध्वनि की चाल जो है सो दाब से स्वतंत्र होता है। दाब को हम कुछ भी कर देंगे, ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इससे। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से माइंड में सेट कर लेना कि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप का प्रभाव, अब दूसरा नंबर पे है ताप का प्रभाव। तो दोस्तों, आपको बस इतना याद रखना है कि ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक है, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। यानी अगर हम 1 डिग्री सी ताप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाएगी। ठीक है, 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाने पर 0.61 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक है, आपको आसानी से याद हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे है आर्द्रता, यानी जो ह्यूमिडिटी होती है, यानी जो पानी में जो नमी की मात्रा, हवा में जो नमी की मात्रा होती है, उससे ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, नमी युक्त वायु का घनत्व जो है शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। हमने आपको भी बताया था कि V बराबर जो होता है E/D, यानी जो घनत्व है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी जो घनत्व है चाल के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी एक बढ़ेगा तो एक घटेगा और एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। ठीक है, तो नमीयुक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। जिस वायु में पानी की मात्रा, नमी की मात्रा मिली होती है, उसका घनत्व जो है शुष्क वायु से कम होता है। यानी नमीयुक्त वायु का घनत्व क्या होता है? कम होता है। अगर घनत्व कम हो तो वेग क्या हो जाएगा, चाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि अतः आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यही कारण है कि बरसात के मौसम में सीटी की आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है। क्यों सीटी की आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है? क्योंकि बरसात के मौसम में हवा में क्या होता है कि नमी मिला रहता है, पानी का छोटा छोटा कण मिला रहता है, जिससे क्या होता है कि इसका घनत्व कम हो जाता है। घनत्व जैसे ही कम हुआ तो घनत्व व्युत्क्रमानुपाती होता है चाल के, घनत्व कम हुआ तो चाल क्या हो जाएगा? ध्वनि का बढ़ जाएगा। आगे कह रहा है कि माध्यम के वेग का प्रभाव। ठीक है दोस्तों, अब चौथा नंबर में है कि माध्यम का वेग। माध्यम का वेग कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि अगर कोई गाड़ी है और इसमें एक सीटी लगा हुआ है, सीटी यानी ये गाड़ी जो है सो ध्वनि का माध्यम हो गया। ठीक है, यहाँ से सीटी बजाएंगे ध्वनि यहाँ से निकलेगा। अगर गाड़ी इस साइड में चल रही है तो ध्वनि का जो इधर का जो वेग होगा, ध्वनि यहाँ से निकलने पर ध्वनि चारों दिशाओं में जाएगा। ठीक है, अगर कोई स्रोत यहाँ पर ध्वनि का कोई स्रोत है, यहाँ ध्वनि उत्पन्न करेंगे तो चारों दिशाओं में जाएगा ध्वनि। ठीक है, तो जैसे सीटी यहाँ बजाएंगे तो चारों दिशाओं में जाएगा। लेकिन अगर जिस दिशा में गाड़ी चल रही है, जिस दिशा में माध्यम चल रहा है, उस दिशा में ध्वनि का वेग क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, और उसके अपोजिट दिशा में क्या हो जाएगा? ध्वनि का वेग कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही आपको चौथा नंबर पॉइंट में यही आपको कह रहा है कि माध्यम की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और माध्यम के विपरीत दिशा में ध्वनि की चाल कम हो जाती है। अब दोस्तों, ये नोट में जो दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कह रहा है कि ध्वनि की चाल गैसों की घनत्व अथवा अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/, उतना। ठीक है, तो भी जो है चाल जो है व्युत्क्रमानुपाती है किसके? अनुभार के वर्गमूल के। ठीक है, यानी इसमें इसका मतलब हो गया दोस्तों कि अगर दो गैस है, एक का अनुभार m1 है और दूसरा का अनुभार m2 है, और दोनों गैसों में अगर चाल V1 और V2 हो, ठीक है, तो यहां से V1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/√10m1। V1 में
ध्वनि की चाल 1/√m1 और V2 में ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी 1/√m2। और हमको अगर V1/V2 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे 1/√m1 और बट्टा हो जाएगा 1/√m2। V1 का वैल्यू इतना और V2 का वैल्यू इतना। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√m1 और ये भाग में है गुना में जाके पलट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1/m2/1 यानी √m2/m1। यानी अगर V1/V2 निकालेंगे यानी कि पहले गैस में ध्वनि की चाल बट्टा दूसरे गैस में ध्वनि की चाल तो ये हो जाएगा √, दूसरे गैस का अनुभार बट्टा पहले गैस का अनुभार यानी उल्टा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ पर पहला ऊपर में दूसरा नीचे है तो यहाँ पर दूसरा ऊपर पहला नीचे हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपको क्लियर दिया हुआ है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों। इस पर हम लोग एक अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकता है। इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1260 मीटर प्रति सेकेंड हाइड्रोजन में दिया हुआ है ध्वनि की चाल, यानी VH जो दिया हुआ है 1260 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और ऑक्सीजन में हमको पूछ रहा है VH दिया हुआ है तो MH अगर हम निकालते हैं यानी हाइड्रोजन का अनुभार पता है आपको 2 होता है और ऑक्सीजन का अनुभार जो होता है ऑक्सीजन का अनुभार MO ये कितना होता है 32, क्योंकि ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है और O2 यानी एक O का अनुभार 16 होता है तो 2 O का अनुभार 32 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि MO जो हो जाएगा 32 हो जाएगा। और आपको पता है दोस्तों कि VH/VO करेंगे तो √अंडर हो जाएगा MO/MH। ठीक है, क्योंकि अगर जो ऊपर है यहाँ नीचे होगा, जो यहाँ नीचे है वहाँ ऊपर होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा MO का वैल्यू हमको पता है 32 और इसका कितना 2 कट के कितना आ जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल 4, यानी VH/VO बराबर 4 और VH का वैल्यू हमको दिया हुआ है 1260, यानी 1260/VO बराबर कितना 4। तो VO निकालेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा 1260/4 यानी 315 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको यह सीरीज कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।